हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सिस आईएएस। और आज हमारा जो मुद्दा है उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, जो कि अभी कंफर्म नहीं है, अस्थायी रूप से पोस्टपोन करी गई है। अनुमान लग रहा है कि 7-8 दिसंबर को एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में आयोजित कराया जाएगा। उसके अलावा जो मेजर प्रॉब्लम ये है कि शिफ्ट में एग्ज़ाम कराना मतलब भविष्य के साथ कई बच्चों के खिलवाड़ होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का कोई तय मानक नहीं है। इससे किसी को लाभ होता है, किसी को नुकसान। तो जहाँ पर सारे बच्चे मिलकर के ठीक ठाक प्रिपरेशन करते हैं, मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, वहाँ पर किसी प्रणाली के तहत उनके नंबर कम क्यों हों? नंबर तो भाई उनको उतने ही मिलने चाहिए जितने का उन्होंने एग्ज़ाम करके आए हैं, जितनी उन्होंने मेहनत करी है। तो फिर भी तय नहीं है, तो इसका मतलब क्या ये मान लें कि एग्ज़ाम हो गई नहीं? तो भैया एग्ज़ाम तो हो गई, अब दिसंबर माह में हो, मिड दिसंबर में हो या जनवरी में हो, तो एग्ज़ाम तो होना है। तो कुल मिलाकर के अगर हम ये मान के चलें कि दिसंबर माह में एग्ज़ाम होना है, तो हमारे पास 50, 55, 60, 70 दिन जो भी बचते हैं, उनके लिए हमें जान झोंकनी होगी, है ना, मेहनत करनी होगी। तो ऐसे कौन से तरीके हैं जहां से कम मेहनत करते हुए या फिर ठीक ठाक रिवीजन करते हुए एग्जाम को क्रैक कर लिया जाए, यानी 95-100 क्वेश्चन सही कर लिए जाएं, जिससे आपका बड़ी आसानी से प्रीलिम्स हो जाए। तो उसके लिए आपको पहले सिलेबस समझना पड़ेगा। सिलेबस समझने के बाद कम से कम ये अनुमान लगाना पड़ेगा कि कट ऑफ कैसे कम ज़्यादा हो सकती है, किस पोर्शन से नंबर ज़्यादा आते हैं या किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं, और किस पोर्शन को हम बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना काम स्टार्ट करते हैं, है ना। तो सबसे पहली बात आती है उत्तर प्रदेश पाठ्यक्रम की, कि आयोग ने जो पाठ्यक्रम रखा है वो क्या है, खासकर हमारी प्रारंभिक परीक्षा का, प्रीलिम्स एग्जाम का, जो 7-8 दिसंबर को संभावित है। यूपी पीएससी परीक्षा द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार की सिविल सेवाओं में उच्च पदों की सीधी नियुक्ति के कारण इसे राज्य सरकार या सर्वाधिक प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षा माना जाता है। यानी इसमें डीएसपी बनता है ना, इसमें एसडीएम बनता है। अन्य उत्तर प्रदेश शासन के अधीन जो विभाग हैं उनमें विभिन्न नियुक्तियां की जाती हैं। तो कुल मिलाकर के राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य पुलिस सेवा की तैयारी सेवा तथा उत्तर प्रदेश शासन के अंतर्गत विभिन्न विभागों विभिन्न पदों की नियुक्तियां की जाती हैं। यूपी पीएससी परीक्षा की तैयारी भी लगभग संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षा की तरह ही की जाती है। अंतर यह है कि यूपी पीएससी के लिए उत्तर प्रदेश से संबंधित इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक पहलू, उत्तर प्रदेश के प्रशासन, उत्तर प्रदेश से संबंधित समसामयिक घटनाएं के संबंध में विशेष तैयारी करनी होती है। तो मोटा मोटा आपको अनुमान लग गया होगा कि यूपीएससी की तैयारी करना और यूपी पीएससी की तैयारी करने में थोड़ा सा डिफरेंस ये आता है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, है ना, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, करेंट अफेयर्स, ये सब करने के अलावा अगर आप किसी स्टेट का पीसीएस देते हैं, जैसे बिहार पीसीएस देते हैं, उत्तर प्रदेश पीसीएस देते हैं, मध्य प्रदेश पीसीएस देते हैं, तो स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन की संख्या लगभग, अगर 100 क्वेश्चन हैं तो ये मान के चलो 25 से 30 क्वेश्चन स्टेट स्पेसिफिक आते हैं। वही पोजीशन यूपी पीसीएस में है। यूपी पीसीएस में 30 से 40 क्वेश्चन स्टेट स्पेसिफिक पूछे जाते हैं, है ना। इनको आपको फोकस रखना है। अब अपना पाठ्यक्रम हम देखते हैं, क्या है पाठ्यक्रम। अब आपको पता ही है कि हमारे पास जीएस के 2 पेपर होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट पेपर आपका जो, जिसको हम सामान्य अध्ययन कहते हैं, 150 क्वेश्चन, 200 नंबर, 2 घंटे का टाइम। जीएस सेकंड पेपर में 100 क्वेश्चन, इसे हम सामान्य भाषा में सीसेट बोल सकते हैं, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें हिंदी है ना, मैथ है, रीजनिंग है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चन है। और इसमें सबसे सामान्य बात यह है कि अगर 33% आप नंबर ले आते हैं, 75 नंबर ले आते हैं, तो आप ये पेपर पास कर लेंगे। ओके, 200 नंबर का ये भी होता है, 200 नंबर का ये भी। यहाँ पर जीएस फर्स्ट पेपर में आपको 100 क्वेश्चन सही करने हैं, तब जा करके आप कहीं मेरिट में स्थान बना पाएंगे।
तो मोटी मोटी बात समझ में आ गई। 2 पेपर होते हैं प्रारंभिक परीक्षा में, जीएस फर्स्ट पेपर जो 150 क्वेश्चन 200 नंबर के होते हैं, 2 घंटे का टाइम होता है। जीएस सेकेंड पेपर जिसे हम सामान्य भाषा में सीसेट के नाम से जानते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे का समय होता है और लगभग 5-6 टॉपिक से क्वेश्चन होते हैं। बात समझ में आ गई यहाँ तक। फिर आगे हम बढ़ते हैं सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यही मेरिट का आधार है। प्रारंभिक परीक्षा इसी के तहत आप पास करेंगे। सेकंड पेपर में अगर ठीक ठाक प्रैक्टिस कर लोगे तो पास हो जाओगे, लेकिन फर्स्ट पेपर नॉलेज की बेस पे होता है, डिमांड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है, आपका नॉलेज कितना अच्छा है और आप प्रारंभिक परीक्षा के क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं अपने मूल सिलेबस में। मूल सिलेबस हमारा क्या कहता है? राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं। क्या? राष्ट्रीय और राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं। सीधी सी बात है, करंट अफेयर्स की बात कर रहा है कि प्रमुख घटनाक्रम कौन कौन से हैं, जैसे ओलंपिक खेल हुए, नोबेल प्राइज का वितरण हुआ, फिल्म फेयर अवार्ड वितरण हुआ, क्रिकेट के संबंध में पूछे जा सकते हैं, साहित्य के संबंध में पूछे जा सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय युद्ध चल रहे हैं जैसे हमास और इजराइल आपस में भिड़े हुए हैं, हिजबुल्ला प्रमुख को जो है उखाड़ फेंका है, नसरुल्ला को। उसके अलावा रसिया यूक्रेन वार है, अमेरिकन डिप्लोमेसी है, कनाडियन डिप्लोमेसी है। तो ये बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर कोई ना कोई घटनाक्रम होता ही रहता है। तो उस घटनाक्रम से भारत का अगर सीधे रिलेवेंस है तो क्वेश्चन बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं भूकंप आ गया, कहीं सुनामी आ गई, कहीं ज्वालामुखी फटा, तो उससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, नो डाउट। उसके अलावा राष्ट्रीय घटनाक्रम जैसे अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, विभिन्न राज्यों के विधानसभा के चुनाव होते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, है ना। और करंट अफेयर्स में क्वेश्चन बनेगा कैसे? भाई करंट अफेयर्स का क्वेश्चन तो यही बनेगा ना कि भैया बताओ कि लोकसभा में इस बार कितने महिला सांसद हुए हैं, कितनी महिलाओं को वोट दिया है, कितनी किस पार्टी की, इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, नो डाउट। उत्तर प्रदेश का विशेष ध्यान रखना है, खासकर उत्तर प्रदेश के प्रशासन के संबंध में, उत्तर प्रदेश के जो नियुक्तियां हुई हैं प्रमुख, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका करंट अफेयर्स हो जाता है। लगभग 20 से 25 क्वेश्चन करंट अफेयर से होते ही होते हैं। बात समझ में आ गई। उसके बाद भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अगर हम इसको 3 सेगमेंट में बांट दें या 4 सेगमेंट में बांट दें, जैसे प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक कालीन भारत का इतिहास, उसके अलावा उत्तर प्रदेश का इतिहास। ओके, इन 4 पार्टीशन से ये मान के चलो फर्स्ट यानी प्राचीन भारत से 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100% पूछे जाते हैं। यही लगभग क्रम होता है तुम्हारे मध्यकालीन भारत का, और लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास आधुनिक भारत से, 5 से 7 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश विशेष। तो कुल मिलाकर के ये किसी भी सेगमेंट से हो सकते हैं, इनमें भी कॉमन हो सकते हैं। 20-22 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इतिहास के, और एक ये मेजर है ना। एक किताब बढ़िया सी कोई पढ़ लो, आपका बड़े आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। आप 3 किताबें प्राचीन भारत की राम शरण शर्मा पढ़ लो, मध्यकालीन भारत की सतीश चंद्रा पढ़ लो, आधुनिक भारत का विपिन चंद्रा पढ़ लो, तो ज़्यादातर काम हो जाएगा। यह दृष्टि क्विक बुक है, और भी बहुत सारी एकेडमी हैं, संस्थाएं हैं जो अपनी बुकें प्रकाशित करती हैं। तो नो डाउट आपको लगभग 600 पेजों की किताबें सब पढ़नी है, और आपके लगभग 22 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। फिर दबा के PYQ करो। ओके, तो इतिहास के अंतर्गत भारतीय इतिहास के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर विशेष देना होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति, विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय, स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में जानकारी अपेक्षित है। तो कुल मिलाकर के जैसे प्राचीन भारत आप पढ़ रहे हैं, अब प्राचीन भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन से एक आधा क्वेश्चन आ सकता है, और उसके पहले अगर जाएं तो पाषाण स्टोन एज से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्टोन एज में लगभग उत्तर प्रदेश के महदहा है ना, कोल्डी हवा है, यहाँ चावल वगैरह भूसी के साक्ष्य प्राप्त हुए, तो यहाँ से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उधर बढ़ें तो वैदिक काल से एक आधा क्वेश्चन हो सकता है, अगर नहीं पूछा गया तो महाजनपद काल, गुप्तोत्तर काल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट हैं जहां से क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं, 4-5। और इनको गुप्त काल,
मौर्य काल, इनका ओरिएंटेशन ज्यादातर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के आसपास था, यहीं उदय हुए। महाजनपद काल में जो जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ लगभग उत्तर प्रदेश बिहार के आसपास के रीजन में होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंस हो जाते हैं, तो इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं। उसके बाद गुप्त काल में जाएंगे, फिर गुप्तोत्तर काल आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के 5-7 क्वेश्चन अगर पूछे जा रहे हैं तो आपको पढ़ना ही है ना, प्रैक्टिस करो, आराम से पढ़ाई करो। उसके बाद आप मध्यकालीन भारत में जाएंगे तो इस्लाम का आगमन भारत में, इस्लाम का आगमन के साथ साथ आपको सल्तनत काल के विभिन्न राजवंश पढ़ने हैं और मुगल काल पढ़ना है। मुगल काल पे ज्यादा जोर दिया जाता है उत्तर प्रदेश में, चूंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार है तो हो सकता है पैटर्न में थोड़ा आपको चेंज दिखाई दे। आई समझ में बात? तो हम मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, तो हो सकता है मुगल काल से ज्यादा क्वेश्चन ना हो और सल्तनत काल से क्वेश्चन हो। इनकी टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राचीन और मध्य भारत की, ओके, मध्यकाल की और आधुनिक भारत की टर्मिनोलॉजी जितनी अच्छी है, कल्चर है इनका। उसके अलावा विभिन्न बुक्स लिखी गई भारतीय इतिहास के बारे में, बहुत सारी गाहे बगाहे बहुत सारी चीजें हुई, धार्मिक आंदोलन हुआ है ना, और पुनः तो ये सारी चीजें हुई, तो इनके बारे में क्वेश्चन होगा। आर्ट एंड कल्चर वेरी इंपॉर्टेंट, खासकर वास्तुकला के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टर्मिनोलॉजी का मतलब है कि विभिन्न पदों पर कौन सी नियुक्तियां हों, उनको किन नामों से जाना जाता था। तो शब्दावली इतिहास की बहुत इंपॉर्टेंट है। आधुनिक भारत में 1773 से स्टार्ट कर दो, 1773 1764 है ना। उसके थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, 18वीं शताब्दी 18वीं 19वीं में जाएंगे तो वही धर्म सुधार आंदोलन, समाज सुधार आंदोलन है ना, राष्ट्रीय आंदोलन का उदय, विभिन्न व्यक्तित्व, विभिन्न किताबें है ना, विभिन्न प्रकार की पार्टियां, इनके बारे में जानकारी उपेक्षित होगी तो आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जैसे 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ, तो उत्तर प्रदेश के किन स्थानों पर हुआ, तो इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। उसके बाद थर्ड टर्म में आएंगे तो भारत एवं विश्व का भूगोल। पिछली बार भारत के भूगोल से 11 क्वेश्चन और विश्व के भूगोल से 11 क्वेश्चन पूछे गए। भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियां, पहाड़, पर्वत है ना, मैदान, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खासकर जो नदियों का स्ट्रक्चर है भारत में, खासकर हिमालयी नदियों का तंत्र, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, ओके, तो इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यमुना नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। अब यमुना को गंगा में ही समाहित कर लो तो 3 प्रमुख नदी तंत्र हैं, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र। इनसे 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, एक आधे मिल जाएंगे। उसके बाद मध्य भारत और दक्षिण भारत की कुछ नदियां हैं, उनका उद्गम कहाँ होता है, वो कौन से रास्ते से जाती हैं, नई है, पुरानी है, किस अवस्था में है, बारिश है, और उनसे क्या क्या इकोनॉमिक क्षेत्र में क्या क्या फील्ड चेंज हो सकता है। उसके बाद आपका आ जाएगा सामाजिक इतिहास, और उसके अलावा तुम्हारा जो इन्वायरमेंट की दृष्टि काफी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो वो इन्वायरमेंट में शामिल कर लिया जाता है। सामाजिक भूगोल के अंतर्गत आपका विभिन्न जनजातियों के बारे में क्वेश्चन हो सकता है, समाज में एग्रीकल्चर है, किसान, इनकी बात हो सकती है, विभिन्न योजनाओं की सरकार की बात हो सकती है, तो ये भी आता है सामाजिक। आर्थिक भूगोल में आपका जैसे एग्रीकल्चर है, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, जैसे विभिन्न सेक्टर्स हैं, है ना, एग्रीकल्चर सेक्टर है, औद्योगिक सेक्टर है, खनन उद्योग है, तो ये सब कहीं ना कहीं भूगोल से और इकोनॉमी दोनों से बिलोंग करते हैं, तो इनके विषय में क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद विश्व भूगोल के विषय की केवल सामान्य जानकारी की परख होगी, मतलब विश्व के भूगोल से बहुत ज्यादा नहीं आएगा कि आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ भैया मक्का की खेती मैक्सिको में होती है तो किस प्रकार होती है, कौन सा मक्का बोया जाता है, नहीं। जनजातियों के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, घास भूमियों के बारे में, बड़ी बड़ी प्रमुख नदियां हैं उनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, राजधानियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी मुद्रा से भी पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरह के सामान्य समझ के क्वेश्चन होंगे, बहुत ज्यादा नहीं है कि आपको विश्व का भूगोल बहुत दबा के पढ़ना है, वो नहीं करना है। नॉर्मल बुक से तैयारी करो, तैयारी में भी मजा आएगा और एग्जाम भी बड़े आराम से क्लियर होगा। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हो कि हम चीजों को बहुत बड़ा कर लेते हैं, सोच सोच के हमें लगता है कि यार हमको तो इतिहास का ज्ञाता बनना है, और इससे एग्जाम नहीं हो रहा भाई। एग्जाम होता है कि आप कौन सी पैटर्न, कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके एग्जाम तो क्रैक करते हैं। प्रैक्टिस भी तो कोई चीज होती है ना भाई, और प्रीलिम्स प्रैक्टिस बेस एग्जाम है, ना कि नॉलेज बेस। आपकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी एग्जाम उतना अच्छा होगा। भारत भूगोल के अंतर्गत देश के भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे, साफ साफ मेंशन कर रहा है।
ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद भारतीय राजनीति, शासन व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, आधिकारिक मुद्दे, यूपी स्पेशल मान लो। भारतीय राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत उठाओ और 90% आपके क्वेश्चन क्लियर। ओके, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, संस्कृत के अंतर्गत देश के पंचायती राज, सामुदायिक विकास सहित राजनीतिक प्रणाली के ज्ञान, भारत की आर्थिक नीति के व्यापक लक्षणों और भारतीय संस्कृत की जानकारी से संबंधित प्रश्न होंगे। नो डाउट, सिंपल सी बात है, लक्ष्मीकांत मोस्ट ऑफ द टाइम इसी बुक से काम हो जाता है। अगर आपको और कुछ पढ़ना है तो क्विक बुक दृष्टि पब्लिकेशन की आती है, वो कर लो, प्रैक्टिस कर लो, बस इतना फोकस रखना। करंट अफेयर्स ज्योग्राफी में, है ना, और पॉलिटी में करंट अफेयर्स का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है, तो इस इन्वॉल्वमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको चीज़ें करनी है ना। वर्तमान में जैसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी वो जो न्याय की देवी की मूर्ति है उससे पट्टी हटा दी गई, उसका क्या इंपॉर्टेंट है, तलवार हाथ में है, तराजू है, तो वो उससे रिलेटेड जो भी घटनाक्रम बने उससे क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे। लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के चुनाव होते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, है ना, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अन्य न्यायाधीश, जैसे सुरेश खन्ना इस बार संभवतः चीफ जस्टिस होंगे, डीवाई चंद्रचूड़ ने उनके नाम का प्रस्ताव दिया है, तो वो अगले चीफ जस्टिस वो होंगे, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, उनकी नीतियों के संबंध में क्वेश्चन हो सकता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनसे क्वेश्चन बनेगा, तो आपको इतना ध्यान रखना है। तो लक्ष्मीकांत मेजर है, उसके बाद करंट अफेयर्स। उसके बाद जो पांचवा सेगमेंट है, आर्थिक सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, अंतर्राष्ट्रीय जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र इनिशिएटिव, ठीक है, तो अभ्यर्थियों की जानकारी का परीक्षण जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण की समस्याओं, उनके संबंध के परिप्रेक्ष्य में किया जाएगा। यानी सीधी सी बात है, यहाँ आपको वो वाला यूपीएससी वाला इकोनॉमी नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर सबसे गरीबी वाले मुद्दे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले मुद्दे, जो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट है खासकर भारत का और उसके अलावा उत्तर प्रदेश का, उसके विषय में क्वेश्चन होंगे, है ना। इनोवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, जनसांख्यिकी के क्वेश्चन होंगे। भाई डेमोग्राफिक चेंज इज ए मेजर चेंज, और डेमोग्राफ कहीं भी बदलता है तो उसका सीधी सी बात है राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र पे असर पड़ता है ना। सामाजिक क्षेत्र में जो भी इनिशिएटिव होते हैं सरकार के द्वारा, बहुत प्रकार की योजनाएं लाई जाती हैं, बहुत तरह की स्कीम्स आती हैं, तो उनसे जनसंख्या पर क्या असर पड़ता है ना, वो कैसे रिएक्ट करती है, वो कैसे क्या चीजें होती हैं, उसके संबंध में। गरीबी हटाओ नारा 1974-75 के दशक में 70-75 के दशक में दिया गया, तो वो नारा, उसके बाद जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, नीति आयोग है, एनडीसी पहले था, तो उनके संबंध में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद भूमि संबंधी मुद्दे, भूमि विकास कार्यक्रम, उसके अलावा जमींदारी, जागीरदारी, इनका बंद करना, तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पूछी जाती है। तो अगेन सामान्य समझ की जरूरत होगी यहाँ पर, उत्तर प्रदेश का विशेष ध्यान रखना, करंट अफेयर्स को समझ लेना, ठीक है। बजट से क्वेश्चन आते हैं, मान के चलो 5 क्वेश्चन बजट से ही पूछे जाएंगे। मुद्रा एवं बैंकिंग से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के संबंध में बहुत सारी बैंकें हैं, उनका इतिहास क्या रहा है, कब स्थापित हुई, कहाँ स्थापित हुई, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए गए। कुछ ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड वाइड, उनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, है ना। तो इकोनॉमी, पॉलिटी, ये तो वर्ल्ड वाइड भी चलती है ना, तो इनके विषय में क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधी सामान्य विषय, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, इस विषय में विशेष विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है, अभ्यर्थियों से विषय की सामान्य जानकारी अपेक्षित है। अब जैसे जैव विविधता अधिनियम कब आया था, ये पूछ लिया गया, 2002 में आया था, उससे क्या डिफरेंसेस आए हमारे समाज में या हमारे पर्यावरण में। क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसके संबंध में जो विभिन्न प्रकार के संगठन हैं, आईपीसीसी, ठीक है, यूनेस्को, है ना, यूएनसीसी, ये कैसे काम करते हैं, यूएनएफसी, यूएनएफसी, ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करते हैं, वर्ल्ड बैंक, है ना। तो इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। प्रदूषण वाला चैप्टर ठीक से तैयार करना, 100% मान के चलिए, कम से कम 20 क्वेश्चन में से 8-10 क्वेश्चन प्रदूषण वाले चैप्टर, उसके बाद जैव विविधता से रिलेट करते हुए क्वेश्चन पूछेंगे। अगेन करंट अफेयर्स इवन इंपॉर्टेंट, ओके। उसके बाद सामान्य विज्ञान आ जाएगा। अब सामान्य विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री,
इससे 2 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिजिक्स से कम 5 से 7 क्वेश्चन, और फिर 10 से 12 क्वेश्चन आपके आते हैं बायो सेगमेंट से। ओके, तो इसको कर लेना, कोई भी कक्षा 10 से 12 तक की कोई भी किताब पढ़ लेना, 100% इसमें हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रकाश वाला चैप्टर पढ़ लेना, मैग्नेटिज्म फील्ड पढ़ लेना, गति पढ़ लेना, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन वगैरह जो चीजें होती हैं वो वाले चैप्टर 1-2 काम आ जाएंगे। बायो पोर्शन में आपको करीब 7-8 चैप्टर पर विशेष ध्यान देना होगा, ठीक है। विटामिन वगैरह हैं, बीमारियां हैं, और कौन सी फैलने वाली हैं, कौन सी नहीं फैलने वाली हैं, विभिन्न प्रकार की बीमारियों के लिए जो टीके बने, और भारत का टीका कार्यक्रम, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नो डाउट कर लेंगे आप लोग। उसके बाद सेकंड पेपर बताया, सेकंड पेपर में 100 क्वेश्चन आपको 33% नंबर, 33 क्वेश्चन सही करने हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अंतर्वैयक्तिक क्षमता एवं संप्रेषण कौशल, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता, निर्णयन क्षमता, समस्या समाधान, सामान्य बौद्धिक यानी रीजनिंग, मैथ, अंग्रेजी हाई स्कूल स्तर तक की यानी 10 क्वेश्चन इससे, सामान्य हिंदी। तो कल मिला करके अगर हम इन सबसे मिला करके बात करें तो लगभग 30 क्वेश्चन इससे होंगे, 30 मैथ से होंगे, 10 क्वेश्चन इंग्लिश से होंगे, 25 क्वेश्चन लगभग आपके सामान्य हिंदी वगैरह से हो जाएंगे, 12, 15, 20 क्वेश्चन रीजनिंग से हो जाएंगे। तो ऐसे आएगा। अब विषय में जैसे प्रारंभिक गणित में आपको क्या पढ़ना है, कुल मिलाकर के मोटे मोटे औसत पढ़ लो, अनुपात समानुपात पढ़ लो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ब्याज एवं ब्याज, चक्रवृद्धि, टाइम एंड डिस्टेंस, समय एवं दूरी, काम एवं समय, वर्क एंड टाइम, चाल, समय और दूरी। ये 8 टॉपिक ऐसे हैं जहां से 8 क्या, इनको अगर ये नहीं आता तो छोड़ दो। ये 4-5 टॉपिक ऐसे हैं, जैसे औसत हो गया, परसेंटेज हो गया, ये हो गया, साधारण ब्याज है, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं और इनसे 2-2, 3-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर थोड़ा सा भी प्रैक्टिस कर लोगे तो 10-12 क्वेश्चन तो आप सही कर लोगे, है ना, और इतना बहुत है। बीज गणित में अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें बहुत तरह की चीजें होती हैं, बहुत ज्यादा हो जाएगा। रेखा गणित में भी अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। सांख्यिकी, आंकड़े, दंड चार्ट, पाई वगैरह, इसमें देखो थोड़ा सा अगर कोशिश करोगे तो बड़े आराम से हो जाएगा, कोई डाउट नहीं। लेकिन जो मैंने 8 चैप्टर बता दिए हैं ऊपर, उनको जरूर कर लेना, 10 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए। जनरल इंग्लिश अप टू 10th लेवल का कॉम्प्रिहेंशन आएगा। कॉम्प्रिहेंशन एक स्टोरी दे दी जाएगी, 4-5 क्वेश्चन होंगे। एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, पार्ट ऑफ स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग्स और वर्ड्स एंड मीनिंग्स, vocabulary and uses, idiom and phrases, items and phrases, fill in the blank। कुल मिला के 10 टॉपिक से 10 क्वेश्चन। ओके, उसके बाद जो मेन है, जो आपको करना है, हिंदी करना है, क्योंकि हिंदी आपको मेंस में भी है 200 नंबर की, 200 की 150 नंबर की, 150 नंबर की, 3 घंटे में मेंस का पेपर होता है। और यह क्वालिफाइंग नेचर का है। क्वालिफाइंग का मतलब बिना पास हुए इससे आगे नहीं बढ़ सकते। तो कुल मिला के जब हिंदी वहां भी है तो हिंदी यहाँ भी फोकस कर लो। हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह वगैरह आते हैं, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, शब्द भंडार, वर्तनी, अर्थबोध, हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियां और उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां। कुल मिलाकर के 14 प्लस 10 मैथ के, 10 रीजनिंग के, कुल मिलाकर के कितने हो गए? 34 टॉपिक हो गए, है ना। और 10 और ऐड कर लो तो 44 टॉपिक आपको करने हैं। कोई दिक्कत नहीं, 30 दिन में ये सारे 44 टॉपिक हो जाएंगे। बस प्रैक्टिस पर विशेष फोकस करना है, आपको चीजें बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी। और फिर देखो, आज जैसे एनटीए का रिजल्ट आया है ना, एनटीए यूजीसी नेट का। अब बहुत सारे बच्चे होंगे जो पास हुए होंगे, बहुत सारे फेल हुए होंगे। तो अगर आप फेल हो रहे हैं तो डरने की बात नहीं है। बस ये देखो कहीं मुझसे कोई कमी तो नहीं रह गई तैयारी करते समय, क्या ऐसी चीजें हैं जो मैं नहीं पकड़ पाया, अन्य पकड़ ले गए। और दूसरा, जब कोई भी एग्जाम विभिन्न प्रकार की शिफ्टों में आयोजित होता है, सिंगल एग्जाम न हो करके विभिन्न शिफ्टों में होता है, तो प्रॉब्लम्स आती है। सामान्यीकरण में बहुत सारे बच्चों का नुकसान हो जाता है, वो हमें आपको समझ में नहीं आता, लेकिन नुकसान तो नुकसान है और बच्चा इसमें डिमोटिवेट होता है। तो आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। एग्जाम है, उसको बहुत लाइटली लेना है आपको। और लाइफ को इतना ज्यादा स्ट्रेंज मत बनाओ
कि अरे फेल हो गए, बगल वाले क्या कहेंगे, दादा जीजा जी क्या कहेंगे, मौसा जी क्या करेंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, तुम समर्थ होगे तब लोग तुमको कहेंगे, तुम समर्थ नहीं होगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा। बीमार हो जाओगे, कुछ भी हो जाएगा तो दिक्कत सिर्फ आपको होगी, किसी अन्य व्यक्ति को नहीं होगी। तो इतना समझ लेना कि पहले अपने आप को जवाब देना सीखो, दूसरों को तो बाद में, अपने आप को जवाब दे रहे हो तो दूसरों को तो ही लोगे। तो घबराना नहीं है, एग्जाम है, एग्जाम की तरह लेना है, इसको जीने और मौत का सबक नहीं बनाए आप लोग, है ना। हार जीत, सफलता असफलता ये जीवन में लगी रहती है, कोई बात नहीं, है ना, कि बस यही होगा तो जीजा नहीं ठीक से बात करेंगे, एक बार नहीं बोलेंगे। आप अपने आप को खुश रखो, माता पिता को खुश रखो, अपने यार दोस्तों से मिलो जुलो, सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। तो आज ये प्रीलिम्स का सिलेबस हमने कवर कर दिया है। नेक्स्ट क्लासेस में हम मेंस का भी सिलेबस कवर कर लेंगे। फिलहाल आपको प्रीलिम्स पे फोकस करना है और दम लगानी है। इस बार वैकेंसी बहुत ज्यादा है और थोड़ा सा प्रयास कर लेंगे तो 100% आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। बस क्या करना है, आपको चैनल फॉलो करना है, बस पढ़ाई करनी है, प्रैक्टिस पढ़ाई। और सिर्फ मेरी क्लासेस या किसी की क्लासेस के भरोसे मत बैठना, घर में भी प्रैक्टिस करनी है 4 घंटे। अगर 2 घंटे आप यूट्यूब देख रहे हो, क्लासेस देख रहे हो, तो कम से कम 2-3 घंटे आपको घर में भी प्रैक्टिस करनी है। उसके अलावा आजकल रील्स वगैरह का ट्रेंड बहुत चल रहा है, तो उनमें थोड़ा कम ध्यान लगाइए, अपनी पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान लगाइए, नॉलेज गेन करिए, और नॉलेज ही आगे का हथियार है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा आपको ये सेगमेंट जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।